जय हिंद दोस्तों। हम लोग आर ओ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे थे, जिसमें से पॉलिटी का हम लोगों ने कवर कर दिया था कि जितने 15 साल के पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोगों ने 2 वीडियो में डिस्कस कर दिया था और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी थी। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि पिछले 15 सालों में हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। तो देखिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पिछले 15 सालों में मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 2023 से आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले 2023 का देखेंगे, फिर 21 का, फिर जो री एग्जाम हुआ 2016 का, फिर वो, फिर 17, फिर 16। इस तरीके से हम लोग अपना बारी बारी से क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन कि 2023 में जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे उसमें कैसा क्वेश्चन आया था। देखिए कथन और निष्कर्ष वाले जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में एनालिसिस करके हमने बताया था आपको कि 40 से 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो इन पे हमको पकड़ बना के अच्छे से रखनी है। 140 क्वेश्चनों में से 40 से 45 क्वेश्चन थे जो कथन और कारण से थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यही आया था। तो इसको देखते हैं हम लोग कि कथन है हमारा कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अब कारण पूछ रहा है, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उन्हें उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। अब आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन ए पे है कथन ए और आर, यानी कारण दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर सत्य दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सत्य है आर असत्य है, या फिर ए असत्य है आर सत्य है। तो आप लोग बताइए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए थे तो इसमें क्या सही है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। बिल्कुल सही बात लिखी है कि ये बात सत्य है और ये संपादक राजा राम मोहन राय थे। ये 1821 में प्रकाशित की गई थी। ये साप्ताहिक मैगजीन थी, ठीक है, समाचार पत्र था जिसको राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अब कहता है विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित किए गए थे। तब लेख प्रकाशित किए गए थे। तो अब ये बिल्कुल ये भी बात सत्य लिखी है। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पे अंकुश लगाया था और उन्होंने कहा था कि सती प्रथा की निंदा की और उनकी समाप्ति के लिए अभियान भी चलाए थे। तो दोनों बिल्कुल सही लिखे हैं, यानी कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये एक तरफ लिखे हैं किताब और एक तरफ लिखे हुए हैं उनके शासक या उनके लेखकों के नाम। तो हमें ये मैच कराना है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया, जैसे पहली किताब है फुतू उस सलातिन, इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो वो थे अब्दुल मलिक इसामी। कौन थे? अब्दुल मलिक इसामी। दूसरा है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो फुतुहात ए फिरोज शाही जो इसके रचनाकार थे, जो इसके लेखक थे, वो थे फिरोज शाह तुगलक। अब है तारीख ए फिरोज शाही। तो तारीख ए फिरोज शाही के जियाउद्दीन बरनी इसके लेखक थे और खैजैन उल फुतुह ये अमीर खुसरो की रचना थी। तो इस तरीके से अगर इसको हम लोग मैच कराएंगे तो इसका विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैच कराने के लिए ऑप्शन में आपके आया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रुद्रमा के संदर्भ में, इसमें रुद्रमा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था कि रुद्रमा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पूछता है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से, एक मिनट, हाँ, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, उनके बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। जैसे रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी शासक थी। क्या थी? काकतीय वंश की चौथी शासक थी।
तो बिल्कुल ये सही बात लिखी है कि काकतीय वंश के चौथी शासक थी वो वारंगल। काकतीय वंश की चौथी शासक थी रुद्रमा। ठीक है, अगला है उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के श्यवना शासकों को पराजित किया था। श्यवना शासकों को पराजित किया था। तो दोनों कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए, आप लोग साथ में इसको देखते जाइएगा, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको बता देंगे कि पीडीएफ आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। आप जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले जो पॉलिटी की 2 क्लासें हमने ली थी, पॉलिटी के 2 वीडियो हमने लिए थे, तो उन दोनों वीडियो में हमने उनके डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ लगा दी है। तो वहाँ से जाकर के वीडियो आप जाइएगा, वीडियो से जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी वीडियो के लगा देंगे। चलिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पहला कृषि विश्वविद्यालय, क्या क्वेश्चन है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर यानी उत्तराखंड, पंतनगर यानी उत्तराखंड पूछ रहा है। पंतनगर यानी उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। तो पहला जो विश्वविद्यालय था तो वो कहाँ स्थापित किया गया, ये पूछ रहा है। इसमें सही और गलत बताने, कौन से विकल्प इसमें सही होंगे और कौन से विकल्प इसमें गलत होंगे। तो कहाँ पे स्थापित किया, पंतनगर, गुजरात। दूसरा है कि 1901 से 1905 के दौरान, 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबैर, नागपुर, रायपुर एवं कोयम्बटूर में 6 महाविश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। ऑप्शन ए है ना तो ए ना तो सेकंड, केवल फर्स्ट या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से विकल्प सही हैं। जल्दी से आप बताइए कि इसमें कौन से विकल्प सही हैं, बताइए इसमें कौन से विकल्प सही है। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है कि पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था पंतनगर यानी उत्तराखंड में जो पड़ता है, पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, 1960 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल बात सही लिखी हुई है, बिल्कुल बात सही लिखी है। फिर क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1905 से 1907 के बीच में, यहाँ पे 1901 से 1905 लिखा, ये बात गलत हो जाती है। 1905 से लेकर के 1907 के बीच लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 6 कृषि महाविद्यालय खोले गए थे। ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो ये 6 खोले गए थे, लेकिन यहाँ पे इनका जो सन है वो गलत लिखा है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है, इसलिए केवल पहला यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें क्या लिखा है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। दूसरा है सीतारामम उनका अंतिम उपन्यास था। सीतारामम उनका अंतिम उपन्यास था। अब बताइए कि पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, केवल एक सही है या केवल 2 सही है। तो देखिए, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, बिल्कुल बात यहाँ पे सही लिखी हुई है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, तो ये भी बात सही लिखी है। देखिए, याद रखिएगा कि अगर जो बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात कर ले या चट्टोपाध्याय की बात कर ले, तो जो इनका प्रथम उपन्यास था, ठीक है, जो प्रथम उपन्यास था तो वो था दुर्गेश नंदिनी। इनकी जो प्रथम रचना थी वो थी दुर्गेश नंदिनी, और अंतिम रचना जो थी वो थी कौन सा, सीताराम। अंतिम रचना कौन सी थी, सीताराम। आपने एक और इनके बारे में सुना होगा, बहुत चर्चित रहता है, एक सन्यासी विद्रोह आपने सुना होगा, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह को इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ, किसमें, आनंद मठ में उसका उल्लेख किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसी जगह इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह का जो इन्होंने उल्लेख किया है तो अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी थी, यानी प्रथम उपन्यास कौन सा था, यानी प्रथम रचना कौन सी थी, तो दुर्गेश नंदिनी थी। अंतिम कौन है, तो सीताराम है। चलिए, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है बुरहान उल मुल्क। क्या है, बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में, बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताना है इसमें कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था। क्या था, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, शहादत खान था। अगला है इसमें कि उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो अब बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो बिल्कुल बात सही है कि वो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान को माना जाता है और उसी ने ही सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पे कथन दिए गए हैं, कारण दिया गया है। ठीक है, कथन और कारण दिया गया है। तो कथन ये है और कारण ये है। तो कथन और कारण में हमको बताना है यहाँ पे कि इसमें क्या सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कथन और कारण के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। फिर यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। कथन है कि 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के साथ सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था और उसका कारण है कि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया था ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को वो ठेस पहुंचा सके। अब आपको ये बताना है कि इसका क्या विकल्प सही है। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कारण है कि ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला है ए सत्य है आर असत्य है। फिर है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो देखिए ये बिल्कुल बात सही लिखी है कि गांधी जी ने 1940 में कुछ चुने हुए लोगों के साथ सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, यानी कि ये तो बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। अब रह गई कारण की बात। तो यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया था ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। तो यहाँ पे ये बात गलत निकल के आती है। इस सत्याग्रह को सीमित रखने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो यह नहीं था कि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को सीमित रखा जाए या ठेस पहुंचाने का काम किया जाए। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज सरकार अध्यादेश पे अध्यादेश जारी कर रही थी तथा अभिव्यक्ति एवं प्रेस की आज़ादी के साथ साथ सभा और संगठन करने का वो धड़ाधड़ क्या कर रही थी, अधिकार हम लोगों से छीन रही थी। देश भर के मजदूर एवं उनके इस रवैये से परेशान हो गए थे। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा था। इससे कांग्रेस और जन संघर्ष छेड़ने का फैसला ही उनको परेशान कर रहा था। तो इसलिए क्या किया गया था कि तानाशाही रवैये के चलते हुए यह सीमित सत्याग्रह को रखा गया था। ठीक है, तो ये जो बात लिखी हुई है तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें केवल सही हो जाएगा बी, यानी ए सत्य, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल कौन सा कथन, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में यहाँ पे कथन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है। चलिए देख लेते हैं हम लोग बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। तो इसमें जो पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, यह आपको बताना है। तो बताइए बिपिन चंद्र पाल क्या वह ब्रह्म समाजी नेता तथा एक अच्छे समाज सुधारक थे। तो देखिए बिल्कुल बात सही है कि बिपिन चंद्र पाल क्या थे, वह एक ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका को लॉन्च किया था और आपको याद दिला दे कि ये जो पत्रिका लॉन्च करी थी उन्होंने 1892 में लॉन्च किया था। कब? 1892 में इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अन्य पत्रिकाएं भी आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। इनकी जैसे एक स्वराज पत्रिका थी, बंगाली पत्रिका थी, बंगाल पब्लिक ओपिनियन इनकी पत्रिका थी, लाहौर ट्रिब्यून इनकी पत्रिका थी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी अन्य पत्रिकाएं भी थी। तो इसके अगर बात करें तो इसमें दोनों सही है, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट
जवाब हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन यहाँ पे भर भर के आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से ही संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कथन और कारण का क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन कि कथन हमारा क्या दिया गया है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में एच.ई. थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। ठीक, अब कारण उसका दिया गया है कि जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। कौन लाए थे? कौन लाए थे? द्वारकानाथ टैगोर। कहाँ से? इंग्लैंड से लाए थे। तो इस बात को ही यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के बारे में उसने पूछा है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जो की गई थी वो थॉम्पसन के प्रयासों का ही एक परिणाम था, जिसके कारण इसकी स्थापना करी गई थी। और आप जानते हैं कि जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। सिर्फ यही नहीं थे, इनके साथ में जब ये स्थापना ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी गई, उसमें थॉम्पसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद मैत्रा के का एक प्रयास था, उसी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी और उन्हीं के प्रयासों के द्वारा उन्हें इंग्लैंड से भारत लाया गया था। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम बताइए। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही हमें अनुक्रम बताना है। ठीक है, गुप्तकालीन प्रशासन का सही हमें अनुक्रम बताना है कि क्या इसमें सही होगा। ठीक है, जैसे भुक्ति, विषय, विधि या ग्राम, यानी भुक्ति, विषय, विधि या ग्राम। फिर है विषय, भुक्ति, विष या ग्राम, या विधि, भुक्ति, विषय या ग्राम। तो आप सबसे पहले समझ लो कि जो गुप्त साम्राज्य था वो जो सबसे पहले जो प्रांतों में विभक्त था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? तो इसको हटा करके लिख देते हैं। तो जो प्रांतों में विभक्त था, तो प्रांत को एक तरीके से हम लोग कहते थे, जो प्रांत थे उनको एक तरीके से हम लोग क्या कहा करते थे? तो उनको कहते थे भुक्ति। क्या कहते थे? भुक्ति। प्रांत के बाद ये आगे आगे बढ़ के आता है, जैसे प्रांत हो गया, प्रांतों में विभाजन था। ठीक है, फिर क्या था कि कई प्रांत जिलों से मिलकर के बनते थे, तो जिलों को क्या कहा जाता था? जैसे प्रांतों को क्या कहा गया? भुक्ति, और जिलों को कहा जाता था विषय। क्या कहा जाता था? विषय। तो जिलों को क्या कहा जाता था? विषय। तो ये जो जिले हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? ये जिले थे, और ये क्या थे? ये प्रांत थे। ये प्रांत थे, ये प्रांत थे, जिले थे। फिर क्या था कि जिला, कई जब जिले मिलते थे, ठीक है, जब कई जिले मिलते थे तब एक तहसील बनती थी, तब एक तहसील बनती थी, और उस तहसील को क्या कहा जाता था? विधि। ये क्या हुआ करता था? तहसील हुआ करता था। तहसील, जब कई तहसीलें मिलती थी, यानी कि कई जब गांव मिलते थे तब एक बनती थी तहसील। तो ये जो ग्राम इकाई थी, इसका जो आप जानते हैं कि जो इसका मुखिया होता था तो प्रधान होता था। कौन होता था? प्रधान। तो यह बिल्कुल इसका सही क्रम होगा। ग्राम के बाद विधि, विधि के बाद विषय, विषय के बाद भुक्ति। यानी कि जब कई गांव मिलेंगे तब एक विधि बनेगी, विधि का मतलब है तहसील बनेगी। जब कई तहसीलें मिलेंगी तब एक जिला बनेगा, जिला का मतलब है विषय। जब कई विषय मिलेंगे तब एक प्रांत बनेगा, प्रांत का मतलब है भुक्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था। भारत में ब्रिटिश काल में पूछ रहा है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार क्या कराई गई थी? जनगणना हुई थी। पहली बार जनगणना हुई थी। आपको पहली बार जनगणना हुई थी। तो देखिए ऑप्शन, अब उसमें स्थायी और अस्थायी नहीं पूछ रहा है, पहली बार जनगणना पूछ रहा है। तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर कोई नहीं। तो एक बात याद रखना कि लॉर्ड मेयो के समय सन 1872 में पहली बार जनगणना करी गई थी। पहली बार जनगणना करी गई थी। बाद में क्या हुआ था? सन 1881 में, सन 1881 में प्रति 10 वर्षीय
10 वर्षीय जनगणना चालू कर दी गई थी और रिपन के समय में वो जनगणना हुई थी। ठीक है, तो जो 10 वर्षीय है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी और पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना करी गई थी। अगर आपसे एक चीज़ और पूछ लें कि जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना थी, वो कौन सी जनगणना है, 14वीं, 15वीं या 16वीं? तो कौन सी जनगणना है? तो वो 15वीं जनगणना है। कौन सी? 15वीं। अगर आपसे पूछ लें कि स्वतंत्र भारत की किस नंबर की है, स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं है और अगर नॉर्मल पूछे तो वो 15वीं है। इस बात को याद रखना। स्वतंत्रता का मतलब 1947 के बाद से हम लोग काउंट करेंगे तो वो 7वीं है और 1881 से हम लोग काउंट करके आएंगे तो वो 15वीं है। चलिए, ये बात आपके अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालाक्रम व्यवस्थित करें एवं कूट को सही मिलान करें। तो देखिए, लेक्स लोकी अधिनियम, फिर बंगाल टेंडेंसी अधिनियम, फिर आयु की सहमति अधिनियम या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, तो देखिए इसमें लेक्स लोकी जो अधिनियम था ये आया था 1850 में। ठीक, बंगाल टेंडेंसी अधिनियम जो आया था ये आया था 1885 में। आयु सहमति जो अधिनियम आया वो 1891 में आया और जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया ये 1904 में आया। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये सारा डाटा हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर के टेलीग्राम में देखिएगा तो पूरा समीक्षा अधिकारी का एक बैच, नोट्स बैच आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है। तो आप के वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं और पीडीएफ भी कुछ फ्री में है तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जो अगर सही क्रम की बात करी जाए तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, ये डी नंबर बिल्कुल करेक्ट। 50, फिर 85, फिर 91, फिर 1904। तो इसका डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है? अब देखिए, इसमें क्या किया गया है कि जो इसमें आपको बताना है कि जो एक तरफ दिए गए हैं पुस्तक के लेखक और एक दूसरी तरफ दी गई है पुस्तक। तो इसमें आपसे यही पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आपके पास जैसे एडम स्मिथ, तो इनकी जो पुस्तक है एडम स्मिथ की, तो वेल्थ ऑफ नेशन है। वेल्थ ऑफ नेशन है, ये बात सही है। जेएम कीन्स, तो जो जेएम कीन्स की जो किताब है, जेएम कीन्स की जो किताब है वो इंटरेस्ट एंड मनी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है। गुनार मिर्डल, जो गुनार मिर्डल की जो किताब है वो है एंशियंट ड्रामा, ये भी बात सही लिखी है। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स की जो यहाँ पे किताब जो पूछी गई है तो वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो ये बिल्कुल गलत है, ये कार्ल मार्क्स की किताब नहीं है, ये डेविड रिकार्डो की किताब है। किसकी है? डेविड रिकार्डो। यह किताब किसकी है? डेविड रिकार्डो की है। याद रखिएगा, यह किताब डेविड रिकार्डो की है। तो ये कार्ल मार्क्स यहाँ पे गलत है, तो ये डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। चलिए, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे उसके बारे में गलत दिया गया है। ठीक है, क्या है कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। तो आपको बताना है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो मिरातिल सिकंदरी जो पुस्तक है इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो इब्न मुहम्मद इसके लेखक थे। इस पुस्तक में गुजरात के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें महमूद वेगटा राज्य के सुख समृद्धि का भी वर्णन है और उसके वाणिज्य व्यापारिक मार्गों के उचित प्रबंधन का भी वर्णन
किया गया है, तो यानी कि ये दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएंगे, दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। किताब के लेखक कौन है? इब्न मुहम्मद इसके रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में यहाँ पे बात पूछी गई है। किसके बारे में पूछी गई है? साइमन कमीशन के बारे में पूछी गई है। तो चलिए भाई साइमन कमीशन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसने 2 बार भारत का दौरा किया, इसने 2 बार भारत का दौरा किया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि उसने 2 बार भारत का दौरा किया था, इसमें कोई संकोच नहीं है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 के बीच में था। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखी है यहाँ पे। उसने 2 बार भारत का दौरा किया था। जब पहली बार उसने किया था तो 1928 में किया था। 1928 में उसने पहली बार भारत आगमन किया। किसने? साइमन कमीशन ने। लगभग यह फरवरी या मार्च माह में आया था, फरवरी या मार्च महीने के समय में आया था 1928 में। और जब दूसरी बार आता है तो वो अक्टूबर महीने में आता है। कब आता है? अक्टूबर 1928 में ही आता है, 1928 में आता है। तो उसने 2 बार दौरा किया था और उसने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी थी वो कब पेश करी थी? 1930 में। उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश करी थी। तो यहाँ पे ये डाटा जो लिखा है ये गलत है। 1928 में ही वो दोनों बार आया था। पहली बार फरवरी मार्च में आया था, दूसरी बार अक्टूबर में आया था। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा और दूसरा विकल्प इसका गलत हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड कर्जन के बारे में है। लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल का एक पूरा अलग से सेपरेट नोट्स बना के आपको लोगों को दिया था कि कब कब कौन गवर्नर बना, किसके क्या प्रमुख कार्य थे। तो आप जाकर के उसको पढ़िएगा, तब ये क्वेश्चन आप टिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स आप रिविजन करते रहिए, PYQ आप हल करते रहिए। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का काम लॉर्ड कर्जन ने किया। या दूसरा है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करी। तो आपको यही बात बताना है कि ये लॉर्ड कर्जन के बारे में कि क्या दोनों कथन सही हैं, बताना है कि क्या दोनों कथन सही हैं। तो देखिए इसने ये बात तो सत्य है कि लॉर्ड कर्जन का अगर आप लोग समय जानते होंगे कि 1899 से 1905 में के समय इसको लॉर्ड कर्जन का समय माना जाता है। यह एक ऐसा शासक था, ऐसा गवर्नर था, ऐसा वायसराय था जो सबसे अलोकप्रिय माना गया। इसने क्या किया था कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि एक अंग्रेजी सत्ता को भारत में स्थापित करने के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्वीकार किया गया था और इसी के नियमों का या इसी के परिणामों का एक प्रभाव था कि उसने कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा भी करी थी। तो इसमें दोनों विकल्प जो A और B हैं दोनों सही हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपने लॉर्ड कर्जन के बारे में देखा। अब चलिए हम लोग 2021 के मेंस के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चनों को यहाँ पे डील कराया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जब आप प्री का कवर कर रहे होंगे तो उस समय आपका मेंस का भी कुछ न कुछ कवर होता चला जाएगा। आपको मेंस के भी क्वेश्चनों को देखने को यहाँ पे मौका मिलेगा। आप किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन को टिकल कर पाते हैं यह भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है मेंस के 2021 के मेंस पेपर में वो था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, BS मुंजे, भीमराव अम्बेडकर या CV चंद्रमणि। तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था, तीनों में भाग लिया था भीमराव अम्बेडकर ने। और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी से भी अगर गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन आता है तो वो दूसरे नंबर से पूछता है कि किसमें भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये बात आप अच्छे से देख लीजिए कि जो आर का बैच था उसमें पॉलिटी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, विज्ञान, यानी कि जितनी जीएस थी वो और जितने 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है वो, उसको अच्छे से फुल कंप्लीट करके आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराया गया है। तो आप टेलीग्राम जा करके ज्वाइन जरूर करिएगा, वहाँ से जा करके आप PDF इनकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मंदसौर प्रशस्ति किस मुगल शासक की उपलब्धियों का वर्णन कराती है। मंदसौर प्रशस्ति किस मुगल शासक के उपलब्धियों का वर्णन कराती है। तो याद रखिएगा जो मंदसौर अभिलेख है वो जो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में उल्लेखित है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पे हुई थी। चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद या पांडिचेरी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। 2021 का जो मेंस वाला पेपर था और जो प्री वाला पेपर था उसमें क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे वन लाइनर पे पूछे गए थे। तो याद रखिएगा कि जो 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करी गई तो वो कहाँ करी गई थी, याद रखिएगा वो पांडिचेरी में इसकी स्थापना करी गई थी। कहाँ करी गई थी, तो पांडिचेरी में इसकी स्थापना करी गई थी। अगर वर्तमान में पूछ ले जाए कि कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कितने हैं, 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहना, क्या है, किला ए कोहना कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में। तो पूछता है किला ए कोहना का निर्माण किसने कराया था, किला ए कोहना का निर्माण किसने कराया था। आपके पास ऑप्शन जो दिए गए हैं हुमायूं, शेर शाह सूरी या अकबर या शाहजहां। तो इसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, तो इसमें शेर शाह ने इसका निर्माण कराया था। किसका, किला ए कोहना का। कहाँ पे है, दिल्ली में। ये पुराने किले के भीतर मस्जिद में बना हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। प्रारंभिक इसमें पूछा गया है सदस्य कौन नहीं था। तो याद रखिएगा कि जो 1926 में जो गठित हुई थी हमारी नौजवान सभा, तो उसके प्रारंभिक सदस्यों के बारे में यहाँ पे पूछता है कि कौन इसमें नहीं था। तो इसका जो सही जवाब है आपके पास ऑप्शन दिए गए अंबिका चक्रवर्ती, यशपाल, भगत सिंह या छबीला दास। तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं था। तो याद रखिएगा अंबिका चक्रवर्ती जी इसके प्रारंभिक सदस्यों के रूप में नहीं थे। इसमें अगर बात करी जाए कि सदस्य कौन थे, तो भगत सिंह थे, छबीलाल दास थे, यशपाल थे, जयपाल थे और राजगुरु थे। ये केवल ये इसके सदस्य नहीं थे। यशपाल थे, भगत सिंह थे, छबीलाल थे और जयपाल थे, राजगुरु थे, ये इसके सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपके जो पास ऑप्शन दिए गए हैं MN राय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या SA डांगे। तो याद रखिएगा जो निम्नलिखित में से 1929 में अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी। आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं आगरा में, कलकत्ता में या फिर पटना में या फिर वाराणसी में। तो बताइए 1817 में डेविड हेयर द्वारा जो हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई थी वो कहाँ पे करी गई थी। तो याद रखिएगा
इसकी जो स्थापना करी गई थी वो कलकत्ता में करी गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में करी गई थी। और यह उस समय एशिया का सबसे पुराना शैक्षणिक संस्थान था। एशिया का सबसे पुराना शैक्षणिक संस्थान था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्र कवि नहीं था? भारत का राष्ट्र कवि नहीं था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी या शिव कुमार बटालवी। तो आप बताना है कि इसमें कौन राष्ट्र कवि नहीं थे। ठीक है, इसमें कौन राष्ट्र कवि नहीं था। तो इसका जो सही जवाब है वो शिव कुमार बटालवी एक राष्ट्र कवि के रूप में नहीं जाने जाते थे, या एक रोमांटिक कवि के रूप में जाने जाते थे। और इनकी आपने रचनाएं भी कहीं सुन रखी होंगी, आरती, लाजवंती या लूना या अलविदा जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो यह इसका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2021 के जो प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो 2021 का हम लोग यहाँ पे पेपर देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग 2021 के प्रश्न पत्र को अच्छे से डिस्कस करते हैं। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल निरंतरता से आप बस पढ़ते रहिए। देखिएगा आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ आने लगेंगी किस तरीके से पेपर आता है, हमको कैसे तैयारी करनी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? कहाँ का नहीं था? पुर्तगाल देश का नहीं था। ऐसा यात्री जो पुर्तगाल देश से संबंधित नहीं था उसका हमें यहाँ पे नाम बताना है, उसका हमें यहाँ पे नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नांडो नुनीज। तो बताइए ये कहाँ के निवासी थे? आपको बताना है कि पुर्तगाल का जो निवासी नहीं था उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखिएगा जो पीटर मुंडी है ये पुर्तगाल का निवासी नहीं था, यह पुर्तगाल का निवासी नहीं था, ये ब्रिटेन का निवासी था। और ये शाहजहां के समय पे भारत आया था। ये कहाँ का निवासी था? तो ये ब्रिटेन का निवासी था और ये शाहजहां के समय भारत में आया था। बस इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपने देखा होगा 2023 वाले पेपर में कितने कथन निष्कर्ष थे और 2021 के मेंस में और प्री में आपको कथन निष्कर्ष के सवाल अभी भी को दिखे नहीं हैं। चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम पे व्यवस्थित भी कीजिए। इन्हें कालक्रम पे व्यवस्थित करना है। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। फिर है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की की बंगाल गजेट का प्रकाशन या सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल सोसाइटी एशियन सोसाइटी की स्थापना। तो आपको ये इसमें अच्छे से इसमें लिखना है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि जो हिक्की का जो बंगाल गजट प्रस्तुत हुआ था, जो हिक्की का जो बंगाल गजट प्रस्तुत हुआ था तो ये कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1780 में किया गया। कब किया गया? 1780 में किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया की जो स्थापना करी गई थी तो वो 1905 में करी गई। कहाँ पे करी गई? तो सबको याद होना चाहिए कि पुणे में इसकी स्थापना करी गई। लाला हरदयाल सिंह द्वारा जो गदर पार्टी की स्थापना करी गई वो कब करी गई? तो 1913 में करी गई। लाला हरदयाल सिंह द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में करी गई। कहाँ पे किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई 1784 में। कहाँ पे करी गई? तो कलकत्ता में करी गई। अब अगर आपको इसको मैच कराना होगा तो आप इसको तुरंत सेट कर दोगे कि इसमें पहले आ जाएगा 3rd नंबर, पहले आ जाएगा 3rd नंबर, फिर आ जाएगा 4th, फिर आ जाएगा 2nd और फिर आ जाएगा 1st, यानी ये भी आपका इसमें सही जवाब है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसकी स्थापना 10 जून 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। ठीक है,
अगला है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ध्यान से इस चीज़ को पढ़ा होता तो आप तुरंत पकड़ लेते कि इसकी जो स्थापना 10 जून 1800 को नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 को। 10 जुलाई 1800 को हुई थी। पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, दूसरा नंबर सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि निम्न दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। अब देखिए कथन और कारण को क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कथन और कारण दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है या गलत है। कथन है हमारा, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये इसका कारण है। तो याद रखिएगा कि दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट लिखी गई हैं। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी गई हैं और ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग चाहो तो इसकी स्पीड भी बढ़ा लेना, 1.5x में या 2x में लगा कर आसानी से आप इसको समझते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या गलत है, आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा सही है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होती थी। सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो दोनों बातें बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू बिल्कुल सही लिखी गई हैं भारतीय सिविल सेवा के लिए। तो इसके लिए दोनों विकल्प सही हैं, ए और बी दोनों बात सही लिखी गई है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियां लिखने वाले कवि का क्या नाम था। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उस कवि का नाम पूछा गया है यहाँ पे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियां का जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, मनोरंजन या रंजन प्रसाद या त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे। तो इसमें कौन से थे जिन्होंने इस कविता को लिखा था। तो बता दें आपको कि मनोरंजन इसके लेखक थे या इसके कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे काकोरी, लाहौर, ठीक है, इन षड्यंत्र से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इनको बहुत अच्छे से बिल्कुल आपको तैयार भी रहना है और इनका जवाब देने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ। तो बताइए इसमें कहाँ पे उनको फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर में उनको फांसी दी गई थी। याद रखिएगा 19 दिसंबर 1927 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, ठीक है, फांसी दी गई। और 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसमें कथन और कारण का क्वेश्चन ये भी है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। इसमें कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया गया था। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो देखिए ये बात तो सत्य है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था। आप सभी जानते हैं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उसी के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस जलियांवाले बाग हत्याकांड से आघात होकर के उन्होंने इस अपनी उपाधि को त्याग दिया था। लेकिन उसका कारण है कि वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये बात यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ए आर
इसमें आपका ऑप्शन बी नहीं सही हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि ये सेकंड नंबर का गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी के बहादुर की शानो शौकत की स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी के बहादुर की शानो शौकत की स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता था या कहा जाता था। तो आपके पास ऑप्शन है कोतवाल को, दरोगा को, अमला को या जमींदार को। यानी कि एक पद दिया है और पूछा गया है कि उस समय वो कौन सा पद हुआ करता था 18वीं सदी में, जिसको बहादुर या शानो शौकत की स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता था। तो उस समय जो दरोगा हुआ करता था वो इसके लिए इस प्रतिनिधि के रूप में काम किया करता था। तो इसका बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो भारतीय रेलवे के बारे में यहाँ पे हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखते हैं 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है या 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बताता है कि 2030 तक इसका शुद्ध कार्बन का नेटवर्क स्थापित कर लेगा। तो याद रखिएगा कि यह दोनों बातें सही लिखी हैं कि 2023 तक इसका 100% विद्युतीकरण का यहाँ पे लक्ष्य था। ये हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं, चलिए लेकिन क्वेश्चन टाइप है तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। चलिए अगला है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के इसमें लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। इसमें रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे मैच कराना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपको याद होना चाहिए ये सारे युद्ध हमने एक बिल्कुल एक जगह पे हमने आप लोगों को लिख रखे हैं नोट्स में, तो आप उनको एक बार जाकर के जरूर पढ़िएगा। द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था, ये इसका बी नंबर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 के बीच में हुआ था, इसका सी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध तो 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। तो इस तरीके से आप ऑप्शनों को देखेंगे तो आपका ए का 2 और बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम पर व्यवस्थित भी करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो है करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, या बाल गंगाधर तिलक की केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, या अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन। तो आप याद रखिएगा जो बाल गंगाधर तिलक की जो केसरी मैगजीन प्रकाशित हुई थी बाल गंगाधर तिलक की, वो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। करजन वैली की अगर हत्या की बात करें तो ये 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। खुदीराम बोस की अगर मृत्युदंड की बात करें या हत्या की बात करें, खुदीराम बोस की अगर मृत्युदंड जो हुई थी वो 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। और अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल जो समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन हुआ था 1912 में हुआ था। अब आप इनको आसानी से सेट कर लेंगे, मिला लेंगे। तो पहले आ जाएगा 3rd नंबर, फिर 2nd, फिर 1st, फिर 4th। ये आपका ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है, तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो इसके लिए तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं, क्योंकि उस समय ये 52% रेशियो था, 52% व्यय हुआ करता था, और ये ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे हिसाब से उस समय जब ये पेपर केस वाले में सबको कॉमन नंबर भी दिए गए होंगे। अब दोस्तों ये देख लीजिए, पूरी 13 बुकलेट हैं,
जो आर एग्ज़ाम के लिए हैं पूरी 13 बुकलेट है। यानी कि जो जैसे आप देखते हैं कि जो साइंस है यानी विज्ञान है तो विज्ञान की 3 बुकलेटें आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। हिस्ट्री की 3 मिलेंगे, एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न। ऐसे भूगोल की 3 मिलेंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है, इसी तरीके से पूरी पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ठीक है, इस तरीके से हिंदी की पूरी कंप्लीट 13 बुकलेटें आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप लोग जा करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा रखा है। चलिए 2021 का जो प्री का पेपर था जो निरस्त हुआ था किसमें, तो वो वाला पेपर यहाँ पे आपको लोगों के लिए दिया गया है। ये पेपर वही है जो 2016 का था, 2016 का पेपर था। ये गलत यहाँ पे 20 की जगह ये 21 की जगह ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि जो 2016 का पेपर निरस्त होकर के 2020 में हुआ था, 2020 में। तो वही पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये 2020 का पेपर है। ठीक है, ये री एग्जाम का पेपर है। चलिए, तो 2020 का पेपर है तो इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए भैया 2020 का पेपर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, देखिए हमने बताया 23 का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया था। उसमें क्या किया गया था, चीज़ों को ज़्यादातर कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चनों को पूछा गया था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन पिछले इसमें कम आए हैं। तो आप लोगों को 23 का पैटर्न ही फॉलो करके काम करना है। क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं लेकिन आपको पैटर्न फॉलो करना है 2023 वाला। ये बिल्कुल आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन है, घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय या बर्मा का विलय। तो उसके हिसाब से आपके कूट के हिसाब से ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनको सेट करना है। तो याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि जो इनका अगर कालक्रम की बात करी जाए तो जो सिक्किम का विलय हुआ था तो आप जानते हैं 1850 में हुआ था। एक सेकंड, साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे, जो सिक्किम का विलय हुआ वो कब हुआ, 1850 में हुआ था। पंजाब का जो विलय हुआ था वो हुआ था 1849 में हुआ था। अगर जो बर्मा के विलय की बात करी जाए तो बर्मा का विलय 1852 में हुआ था। कब हुआ था, 1852 में हुआ था। और झांसी का विलय 1853 में हुआ था, 1853 में हुआ था। झांसी का विलय कब हुआ था, 1853 में। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं आंदोलन और उनका ईयर, तो इसको भी हमने अच्छे से करा रखा। आप नोट्स एक बार ढंग से पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको यहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन आप टेकल कर पा रहे होंगे अगर आपने नोट्स ईमानदारी के साथ रिवीजन करा होगा, पढ़ा होगा, उनका डाटा आपने अब दिमाग में छापने की कोशिश करी होगी। चलिए, अगर आपने एक भी बार पढ़ा होगा तो आपको ये तो याद ही होगा, ये तो आइडिया लग गया होगा कि नहीं ये हमने किताब में पढ़ रखा है लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है, हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने इसको पढ़ जरूर रखा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आंदोलन, तो हम लोग देख लेते हैं। तो तेभागा जो आंदोलन हुआ था, तो तेभागा आंदोलन 46 और 47 में हुआ था। जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था। जो पावना विद्रोह हुआ था तो 79 और 80 में हुआ था। और जो बंगाल का नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 में हुआ था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पहले का 4, तो दूसरे का 3 और तीसरे का 2 और चौथे का डी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोग थोड़ा स्पीड में भी इन चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, आप वीडियो को स्पीड में लगा लीजिएगा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना का सन यहाँ पे पूछा है 1876, 91, 75 या 74। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना 1875 में करी गई थी। और स्थापना करी किसने थी, तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी गई थी। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन को मिलाने के लिए आया था। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे देखना है, सुमेलित नहीं है, इस विकल्प को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1926 नहीं है, ये 1927 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 थी, ये यहाँ पे गलत है, इसकी जगह पर चाहिए 1927। फिर देख लें, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1932
अरे ये भी गलत है भाई, 1932 में हुई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है। चलिए देख लेते हैं, ये इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 87 में हुई थी। इसकी ये सिर्फ ये वाला सही लिखा है 87 वाला, तो हमें लग रहा है क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है। इसमें होना चाहिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, ये नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आपका डी नंबर सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल ये आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। अब चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन के संस्थापक था। तो ऑप्शन है अब्दुल अजीज मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद या गोविंद दास। तो कौन था? तो याद रखिएगा इसके बारे में अगर देखा जाए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सैयद अहमद खां के साथ है? सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। तो राजा शिव प्रसाद इसके संस्थापक के रूप में थे, राजा शिव प्रसाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद, NG रंगा, इंदुलाल याग्निक या राम मनोहर लोहिया। तो किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा NG रंगा जी को महासचिव के रूप में चुना गया था। NG रंगा जी को महासचिव के रूप में चुना गया था। और इसकी स्थापना की अगर बात करी जाए तो 1936 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक तरफ किताबें दी गई हैं, ठीक है, मतलब एक तरफ लेखक दिए गए हैं, इस तरफ ये लेखक हैं और इस तरफ आपके किताब भी दिए गए हैं या पत्रिका है या पुस्तक के नाम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैच कराते हैं। अरविंद घोष ने क्या लिखा है? वंदे मातरम। अब यही ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वाला देखना, अरविंद घोष वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण गोखले का ये सत्याग्रह नहीं है, इनका है सुधारक। इनका क्या है? सुधारक। तो ये गलत हो गया। ठीक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो बिल्कुल सही है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूक पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सचिनेंद्रनाथ सयाल, राजेंद्र लाहौरी या चंद्रशेखर आजाद या गोपीनाथ साहा। तो किसने किया था? तो गोपीनाथ साहा ने किया था। गोपीनाथ साहा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछ रहा है कि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और MK मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आप बात अच्छे से जानते हो कि इसमें बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, MK मुंशी को नमक कानून तोड़ने के पर सजा दी गई थी। और आप जानते हैं कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू करी गई थी? तो 78 अनुयायियों के साथ, 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ करी थी। और उन्होंने कुल 24 दिनों तक, ये भी डाटा याद रखनी, 78 अनुयायी कितने दिन? 24 दिनों तक कितने किलोमीटर? 240 किलोमीटर की पदयात्रा करी थी। 240 किलोमीटर के पदयात्रा करी थी। और बाद में उन्हें 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो गांधी जी को सजा भी दी गई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो आपका बी नंबर केवल सही हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम पे व्यवस्थित भी करना है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला है डांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा या गांधी इरविन समझौता। तो याद रखिएगा जो डांडी यात्रा थी, तो डांडी यात्रा चली 1930 में। कब चली? 1930 में। ठीक है। गांधी इरविन समझौता, गांधी जो इरविन समझौता हुआ हुआ 1931 में। सांप्रदायिक घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1932 में, 1932 में। और पूना समझौता भी 1932 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे दिनों का फर्क है। जो पूना समझौता हुआ था वो हुआ था सितंबर माह में। कब हुआ था? सितंबर में। और जो सांप्रदायिक घोषणा हुई थी वो हुई थी अगस्त माह में, अगस्त में। तो अब अगर इसको सेट करना हो तो आप आसानी से सेट कर लोगे कि इसका हो जाएगा 1432। ये आपका बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देख लिया, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो आप अच्छे से बिल्कुल रिवीजन करते रहिए, भरोसा रखिए अगर आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो परिणाम भी उसका पॉजिटिव निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक